नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और ये एक हम नई सीरीज लेकर आए, इसका नाम है कलिंग की गाथा। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कलिंग की कहानी, कैसे कलिंग डेवलप हुआ और कैसे कलिंग ने एक महायुद्ध लड़ा और कैसे समय के साथ कलिंग से उड़ीसा बना। जी हाँ, कलिंग यानी कि आज के समय का उड़ीसा। तब का कलिंग जो था वो आज का उड़ीसा है। तब की कलिंग के बहुत सारे हिस्से आज के नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में जुड़े हुए हैं। उड़ीसा जो नाम है वो तो मॉडर्न टाइम का नाम है, लेकिन इससे पहले कहा जाता था कलिंग। तो कलिंग जो कि एंशिएंट टाइम में था, वो इतना शक्तिशाली, इतना समृद्ध राज्य था जिसको हर कोई जीतना चाहता था। हर राजा इस कलिंग को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन इस कलिंग को अपने अधीन करने में कई राजा असफल हुए। कई राजाओं ने न जाने कितने रक्त बहाए। कलिंग का जो सबसे पहले जिक्र मिलता है, सबसे पहले वर्णन मिलता है, वो मिलता है आज के हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध के दौरान से। द्वापर युग से पहले की भी लगभग बात होगी। कहा जाता है इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार कि राजा बलि के हुए 5 पुत्र। नाम था जिनका अंग, बंग, कलिंग, सुगमा और पुंड। ठीक है, इन्हीं के नाम से 5 राजवंश चले। अंग राजवंश, बंग राजवंश, कलिंग राजवंश, पुंड और सुगमा। अंग बना जाके बिहार, जिसपे अंग देश का राजा कौन था महाभारत के दौरान, मैं बता दूं आपको। अंग देश का जो राजा था वो था दुर्योधन का सबसे खास मित्र और पांडवों का सबसे बड़ा भाई अंगराज कर्ण। तो उनको अंग का राजा बनने की वजह से ही अंगराज भी कहते थे। तो अंग यानी कि बिहार, बंग यानी कि बांग्लादेश, ठीक है, बंगाल का जो इलाका है पूरा वो। अब आता है कलिंग यानी कि आज का उड़ीसा। पुंड और सुगमा ये क्या हुए, ये हिस्से बन गए, कुछ बांग्लादेश के हिस्से बन गए, कुछ वेस्टर्न बंगाल के हिस्से बन गए। तो इनका जिक्र बहुत कम मिलता है। ये तरीके से टाउन टाइप के हैं। और ये जो 3 राजवंश हुए, अंग, बंग और कलिंग, ये जो राजवंश थे ये बहुत बड़े एक राज्य में तब्दील हो गए। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि ये राजा बलि के रियल बेटे नहीं थे। ये जो 5 बेटे थे ये रियल बेटे नहीं थे, ये अडॉप्टेड सन थे। इसकी क्या कहानी? इसकी कहानी ये है कि एक महर्षि दीर्घतमा हुए। दीर्घतमा वो ऋषि थे जिन्होंने हमारे ऋग्वेद की 140 से 164 तक की सूक्तियां लिखी थी। ठीक है, महर्षि दीर्घतमा अंधे थे। अब इनके अंधे होने की वजह से इनके पत्नी और इनके बेटों ने इनको घर से निकाल दिया और इनको बहा दिया नदी में, गंगा नदी में। ऐसा बताया जाता है कि राजा बलि के कोई संतान नहीं थी, तो राजा बलि वही यज्ञ वगैरह करते रहते थे और ये स्नान करने गए गंगा नदी में। अब इन्होंने जब एक ऋषि को बहते हुए देखा तो इन्होंने उनको उठाया और उनको घर लेकर आए, अपने राज्य में लेकर आए और उनका इलाज करवाया, उनको किसी तरह जीवित बचाया। ये ऋषि कोई और नहीं थे, ये ऋषि महर्षि दीर्घतमा थे। महर्षि दीर्घतमा यार राजा बलि के यहाँ रहने लगते हैं। अब जब राजा बलि के यहाँ रहने लगते हैं तो उन्होंने देखा कि राजा बलि की पत्नी जो है वो गर्भवती नहीं हो पा रही है। राजा बलि अपने बच्चों के लिए, मतलब उनकी कोई संतान नहीं, तो इसके लिए बड़ा परेशान है। तो महर्षि दीर्घतमा ने अपनी योग शक्ति का यूज किया और योग शक्ति का यूज करने से जो राजा बलि की पत्नी हुई सुदेशना, उनको प्रेग्नेंट कर दिया अपनी योग शक्ति से। और उनसे हुए ये 5 बेटे, अंग, बंग, कलिंग, पुंड और सुगमा। और फिर इन्हीं के नाम पे चला राजवंश। अब बात करते हैं महाभारत के टाइम पर। महाभारत के टाइम पर भी आपको बता दें कि इसका, कलिंग का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। जो पांडवों का वनवास बीता, वनवास के काफी सारे महीने पांडवों ने यहीं पर बिताए थे कलिंग में। कलिंग में बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे, महादेव के मंदिर हुआ करते थे। कई मंदिरों का निर्माण पांडवों ने करवाया और यहाँ पर एक साथ 500 नदियों के जल में नहाकर पांडवों ने सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त किया इसी कलिंग की धरती। और यहीं पर बहुत सारी चीजें भी डेवलप करवाई जो कि आज भी दिन कलिंग की मिल जाती है। एक और इम्पोर्टेंस है कलिंग की महाभारत में, वो ये है कि कौरवों के जो मुख्य हुए दुर्योधन, यानी कि राजा धृतराष्ट्र के बेटे थे दुर्योधन, इनकी जो पत्नी थी भानुमति, वो भी कलिंग की ही राजकुमारी थी। दुर्योधन ने जबरिया शादी की थी भानुमति से, उनको भगा के, उनका अपहरण करके। तो ये भी पत्नी किसकी थी? ये पत्नी थी दुर्योधन की। और ये राजकुमारी कहाँ से हुई थी? राजकुमारी ये हुई थी हमारी कलिंग की।
कलिंग के जो राजा थे शतयुद्ध, ये महाभारत युद्ध में आते हैं तो युद्ध लड़ते भी हैं और पांडु पुत्र भीम के हाथों मारे जाते हैं। जब ये पांडु पुत्र भीम के हाथों मारे गए, महाभारत में शतयुद्ध के मारे जाने के बाद इनका राजवंश चलता रहा और इनके बाद लगभग 32 राजाओं ने शासन किया। साल आता है 364 बीसी। 364 बीसी में क्या होता है कि मगध का राजा हुआ महापद्म नंद। याद रखना, मैं धनानंद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं महापद्म नंद की। महापद्म नंद ने कलिंग को विजय कर दिया। कलिंग सीधा अंडर चला गया किसके? महापद्म नंद के। अब महापद्म नंद का जब शासन हुआ कलिंग पर, यहीं से कलिंग की दिशा और दशा बदल गई। कलिंग में बहुत सारी नई रेवोल्यूशन आए। इरिगेशन के लिए यहाँ पर महापद्म नंदा ने इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करवाया और वो सब कुछ करने के बाद जब महापद्म नंद की मौत हो गई तो उनके 7 बेटों ने भी कलिंग पर राज किया। फिर क्या होता है कि जो इनके बेटे हुए धनानंद को परास्त कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर दिया धनानंद को, इसके बाद कलिंग ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कई कोशिशें की इस कलिंग को दोबारा जीतने की, लेकिन कलिंग कभी दोबारा जीत नहीं पाई। और फिर कलिंग पर एक ऐसे राजा ने कोशिश की जीतने की, इतना शक्ति के साथ वो लड़ा जिसका कोई अंत नहीं था और अंत में उस राजा ने जीत लिया। ये था पहला एपिसोड जिसमें मैंने आपको बताया कलिंग का इतिहास। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कलिंग की ट्रेड हिस्ट्री। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।